हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को पता है कि हमारा एग्ज़ाम का जो डेट है वो बिल्कुल अनाउंस हो चुका है। अब बिल्कुल कम दिन बचे हुए हैं। आज से मात्र 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। 16 तारीख से हमारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल फिक्स टाइम बचा हुआ था। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें सारे मैथ के और रीजनिंग के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो का आप बिल्कुल लास्ट तक बिल्कुल ज़रूर देखना। इसमें सारे मैथ के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। साथ ही साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अध्ययन बोध जो कॉन्फ्रेंसन होता है उसको कैसे सोल्व करें उसका मेथड दिया हुआ है। इसके अलावा इसी के डिस्क्रिप्शन में करंट का वीडियो पड़ा हुआ है कि करंट के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। ध्यान रखना, उस वीडियो को पूरी को देख लेना, करंट का एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। अब हम करते हैं मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट। मैं यहाँ पर उन सभी क्वेश्चन का डिस्कस करूँगा जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हम ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। अब कोई भी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, तो इसलिए मैं वो क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, यदि a माइनस बी का 60% बराबर 40% जो a प्लस बी का है, तो a का b कितना प्रतिशत होगा। देखो, मैथ का एक रूल है, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, नीचे लिखते जाओ। सबसे पहले हम लिखते हैं, यदि a माइनस बी का 60%, a माइनस बी, ठीक है, इसका 60%। जब 60% को आप परसेंट हटाओगे, 60% से यदि आपको परसेंट हटाना है, आप क्या करोगे, नीचे 100 लिख दोगे। ये बिल्कुल रूल आपको पता है। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी संख्या को परसेंट में कन्वर्ट करना है, सपोज 10 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि कोई भी संख्या के परसेंट को हटाना है, यहाँ पर 10% है, यहाँ से परसेंट को हटाना है, तो आप इसको 10/100 लिख दो। ठीक है, नीचे 100 से डिवाइड करते ही परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और नीचे से 100 से हटाते ही क्या होता है, परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और नीचे 100 लगाते ही परसेंट से हट जाता है। आपको पता है 60% को हम नीचे 100 लगाया और परसेंट से हटा दिया इसको। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे क्या दिया है, बराबर, हमने बराबर लिखा। 40% जो a माइनस बी का, a प्लस बी का है। एक मिनट, क्वेश्चन कंफर्म कर लेता हूं मैं। ठीक है, हमने क्या किया, 40% जो a प्लस बी का है, 40, इसको भी हमने क्या किया, सिंपल संख्या में कन्वर्ट कर दिया, जो किसका है, a प्लस बी का है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम सोल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएंगे, ये 0 इससे कट जाएगी, ये 2 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, ये 6 2 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा। हमारे पास नई समीकरण आएगी, a माइनस बी मल्टीप्लाई 3 बराबर, सॉरी a प्लस बी है, यहाँ पर a प्लस बी था, a प्लस बी, हाँ, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 2। हमारे पास यहाँ से इस समीकरण पर पहुँच गए हम। अब हमारे पास एक ये नया फॉर्मूला है। अब इसको आगे फॉलो करेंगे तो क्या करेंगे, 3a माइनस 3b बराबर 2a प्लस 2b, इसको गुना करेंगे तब। अब हम क्या करते हैं, जो a है उसको एक साइड कर लेते हैं, जो b है उसको एक साइड कर लेते हैं। 3a माइनस इस 2a को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या यदि प्लस से बराबर, जैसे यहाँ पर कोई प्लस में संख्या है, वो बराबर के दूसरी साइड जाएगी तो वो माइनस में हो जाती है, और कोई संख्या यदि यहाँ पर माइनस में है, वो बराबर से इस साइड जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 है, ये यहाँ पर प्लस का था, बराबर के इस साइड गया तो माइनस का हो गया। यहाँ पर भी ऐसा रूल करेंगे, 2 प्लस बी हमने यहाँ लिख दिया। अब ये माइनस का 3 प्लस बी था, माइनस का 3 बी था, जब माइनस के 3 बी को हम बराबर के साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, प्लस का 3 बी हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो a बराबर 5b, ये हमारे पास क्या आ गया, एक नया समीकरण आ गया। हमारे पास क्या आ गया, एक नया समीकरण आ गया। यहाँ से हमें निकालना है तो a का b से कितना प्रतिशत। जब हमारे पास ये एक फॉर्मेट आए, हमारे पास ये एक फॉर्मेट आ गया, हमें a b का कितना प्रतिशत है ये निकालना है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है हमारे पास कि चलो a का मान दिया हो, यहाँ पर b का मान दिया हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास केवल ये समीकरण है, कोई मान नहीं दिया हुआ, और ये यहाँ से हमें आंसर निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस संख्या को अनुपात में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है,
जब इस संख्या को अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट ए और बी दोनों का मान आ जाएगा। अब देखो इसको अनुपात को कन्वर्ट करने का एक सबसे प्यारा तरीका है, यहाँ पर क्या है, a माइनस ए बराबर 5b है। सबसे पहले आप a को b के अनुपात में लिख लो, चाहे तो ऐसे लिख दो अनुपात को, चाहे ऐसे लिख दो, बात एक ही है। इस कंडीशन में भी a अनुपात b है, इस कंडीशन में भी a अनुपात b है। हमने क्या किया, सबसे पहले a अनुपात b लिख दिया, ठीक है, बराबर लगा दिया। अब देखो संख्या, यहाँ पर तो क्या है, a का मान, यहाँ पर तो a का मान लो सपोज दैट, क्योंकि इसके साथ 1 है, हम सभी को पता है इसके साथ 1 रहेगा तो भी वही मतलब है, नहीं मानेंगे तो भी एक वही मतलब है, क्योंकि 1 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर मान लिया कि a के साथ 1 है, b के साथ 5 है। हमें संख्या इस तरीके से लिखनी है कि हमारे पास वापस ये आ जाए। अब देखो हमने क्या लिख दिया, 5/1 लिख दिया। अब इसको वापस सोल्व करो इस तरीके से, तो आपके पास क्या आएगा, a बराबर 5 भी आएगा, आ गई वापस वो समीकरण, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए ही बताया था कि आप जब अनुपात में कन्वर्ट करो तो संख्याओं को इस तरीके से लिखो कि वापस वो समीकरण आ जाए, ठीक है। यदि हम इस संख्या को ऐसे लिखते, सपोज दैट इसको हम यहाँ ऐसे लिख देते, तो हमारे पास नई समीकरण क्या बनती, 5a बराबर b, जबकि हमारी समीकरण थी a बराबर 5b। यहाँ पर क्या आया, 5a बराबर b है, इसलिए हम इसको साफ करते हैं और यहाँ पर जो अनुपात है वो लिखते हैं 5:1। तो यहाँ पर आ जाएगा a बराबर 5b, ये हमारी समीकरण है। तो हमारे पास अनुपात क्या आया, अनुपात आया हमारे पास a बटा b बराबर 5/a, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि a का मान तो 5 है भाई और b का मान 1 है। अब हमारे पास a और b दोनों का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को। हेलो भाई लोगों, आप सभी का यूनिक स्टडी में स्वागत है। मैं रामनिवास गुजर मैथ की क्लास लेके आया हूँ आपके चैनल पर, जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। तो देखिए भाई, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये सवाल है कि संख्या 1 और 81 के बीच सभी सम प्राकृत संख्याओं का योग है। देखिए भाई, 1 से 81 के बीच में प्राकृत संख्याओं का योग, सम प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है। अच्छा, 1 से 81 के बीच में प्राकृत संख्या कौन कौन सी आती, सम प्राकृत संख्या कौन कौन सी आती हैं जी? हम कह सकते हैं 2, 4, 6 और इसी तरह जाके कहाँ तक जाएगा, 80 तक। अब यहाँ पर हम देखें कि संख्याओं, कितनी संख्या है ये, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि लास्ट की संख्या में 2 का भाग देखिए हम 40 सम प्राकृत संख्या है ये, और क्रमिक है। यहाँ से देखो क्रमिक है, 2 के बाद में 4, 6, 8, 10, लास्ट में 80। मैं यहाँ से एक बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम देखेंगे कि एग्जाम में डायरेक्ट कैसे करते हैं ऐसे सवालों को, एक बार आप समझने की कोशिश करना। देखिए भाई, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो इसमें क्या बचेगा, 1, 2, 6 में से 3, अगली संख्या 8 आएगी तो 8 में से 4, और इसी तरह चलता रहेगा। लास्ट की संख्या में 2 का भाग देंगे तो 40, ठीक है। और हम प्राकृत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं, एक तो ये सूत्र होता है n कोष्टक n+1/2। तो देखिए भाई, n का मान कितना है यहाँ पे 40, और n+1 कितना हो जाएगा 40 + 1/2। यहाँ से देखेंगे कि 2 पहले हमने कॉमन ले लिया था, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 40 × 4 41, और ये क्या आ जाएगा 4 4 1640। एग्जाम में हमें कैसे करना है वो बात समझने की कोशिश करना है। एक बार मैं इसको, चलो देखिए भाई, यहाँ से इस 2 से यहाँ से 2 कट गया, तो यदि मैं इसको 40 ना लिखकर मैं इसी सूत्र के फॉर्मेट में लिखूं इसको, यहाँ से 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर क्या आ रहा है n × n+1, यानी सम प्राकृत संख्याओं का योग पूछे ना, सम प्राकृत संख्याओं का योग पूछे ना, तब हमें क्या करना है, जितनी संख्या है
उन संख्या से और उनमें से एक बढ़ा के हम गुणा कर देंगे। अच्छा, अंतिम पद में यदि हम 2 का भाग दें, देखिए एक बार, हम इस सवाल को ही देखते हैं। क्वेश्चन था कि 1 से 81 के मध्य के बीच समप्राकृत संख्या का योग। देखें, लास्ट की संख्या क्या है? 81। हम 81 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 40.5। हम यहाँ से क्वांटम संख्या लेते ही नहीं, तो कह सकते हैं कि n का मान कितना है? 40। और हमें इनका योग चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? n कोष्टक n+1। n का मान 40 गुना 40 + 1 41, तो हम लिख सकते हैं 16 40। ये इसका आंसर था। इस टाइप के जितने भी सवाल बनते हैं, चाहे आप हमसे 1 से 1000 तक के बीच में पूछे, 1 से 50 के बीच में पूछे, 1 से 51 के बीच में, जो भी आपसे जो भी सवाल पूछे, हमें इस सूत्र से करना है। देखो, यही बात यदि वो बोलता, यही बात अगर वो बोलता है कि विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताएं, अगर सवाल ये होता, ये आपके पहले पेपर में आया हुआ था, जो इससे पहले वाला सवाल था, और यदि इस टाइप का सवाल पूछे आपसे कि 1 से 81 के बीच विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, तो ऐसे में हमें क्या करना है? पहले तो सबसे पहले तो हमें n का मान ज्ञात करना है। और n का मान यदि ये पूछे, n का मान पूछे, n का मान ज्ञात करना है। n का मान कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। जो लास्ट वाली संख्या है ना, अंतिम पद, उसमें अंतिम पद में 1 जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, यानी कितना आ जाएगा? 42, 82 हो गया ना, 82/2 41। और योग होता है n²। योग क्या होता है? n²। और n का मान 41, और 41 का स्क्वायर करेंगे तो हम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1681। ये स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं कभी क्लास लेंगे, उसमें बताएंगे कि बहुत ही आसान चीज़ें हैं, हमें स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो, 41 का स्क्वायर इस तरह होता है, यहाँ से हम 25 बेस लेते हैं, ये 50 में से कितना कम है जी? 9 कम है, तो वही संख्या हम 25 में से घटाते हैं। यदि 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 16। और कितना घटा रहे हैं? 9। जो संख्या घटा रहे हैं उसका स्क्वायर आगे लिख देते हैं, 1681। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 48 का स्क्वायर क्या होगा? 48 का स्क्वायर जी, ये 50 में से कितना कम है? हम कह सकते हैं 2 कम है, तो यही हम 25 में से कम करेंगे। 25 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा? 23। और 2 का स्क्वायर लिखना है, जितना कम कर रहे हैं उसका स्क्वायर लिखना है 4। हमें 2 डिजिट में लिखनी है संख्या, तो 2 डिजिट में क्या लिखेंगे? 04, यानी 2304। अच्छा, अगर कोई स्क्वायर में 3 डिजिट आ जाए ना, तो वहाँ पे हमें 2 डिजिट ही लिखने हैं, अगला डिजिट अगली संख्या में ऐड कर देंगे। ये बात की बात है, हम कभी क्लास लेंगे इनकी तो हम आपको बताएंगे। तो इस टाइप के जो भी सवाल हैं शायद आप कर लोगे, चाहे विषम संख्या पूछे या सम संख्या, केवल और केवल क्रमिक में। ठीक है भाई, ओके। हेलो भाई, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। किसी धनराशि का 5% की दर से साधारण ब्याज 420 रुपये है, तो किस ब्याज दर पर उतनी ही धनराशि पर 2.5 वर्ष के पश्चात ब्याज की उतनी ही राशि प्राप्त की जा सकती है? देखिए, साधारण ब्याज का सूत्र होता है, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है मूलधन प्रिंसिपल गुणा दर गुणा समय बटा सूद। इसने ये कहा है कि 2 अलग अलग रेट दे रखी है, 2 अलग अलग टाइम दे रखा है और समान मूलधन दे रखा है, उस पर ब्याज समान मिल रहा है दोनों का। देखिए,
मैं पहले का मान रहा हूं कि प्रिंसिपल तो दोनों का समान दे रखा है उसने मूलधन तो समान दे रखा है। मैंने पहले की दर माने कि R1 रेट पर उसने ब्याज पे दिया। दूसरा का पहले का समय मैंने मान लिया कि T1 समय के लिए दिया। अच्छा, 70 का 100 मैंने बटे में लगा दिया। अगली राशि का मैंने देखा तो उसका प्रिंसिपल तो समान है, लेकिन उसकी रेट भी अलग है और टाइम भी अलग है। जी, ये बात समझ में आई क्या? देखो, यहां से मैं देखूं तो P से P कट जाएगा, यहां से 100 से 100 भी कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचा हमारे पास? R गुणा T और R2 गुणा T2। यहाँ पर दूसरे की रेट R2 है और दूसरे का समय T2 है। यहाँ पर पहले का दर रेट R1 है और समय T1 है। देखो, पहले की रेट दे रखी है उसने, R1 का मान दे रखा है 5% और समय दे रखा है 1 वर्ष। और यहाँ पर उसने बता रखा है कि 2.5 वर्ष में समान राशि मिलती है, समान ब्याज मिलता है। तो 2 दूनी 4 और 1 5, सही भिन्न को हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 5/2 इसको लिख सकते हैं। हमें चाहिए R2 का मान, 3 चीजों का मान हमें पता है और 4 में से 1 का मान चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R1 का मान कितना है जी? 5%। ठीक है, R1 का 5 हो गया। T1 का मान कितना है? 1। यहाँ से देखेंगे कि R2 का मान हमें चाहिए और T2 का मान कितना है? 5/2। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे, तो R2 का मान कितना आएगा? 2%। हम कह सकते हैं कि यदि उसी राशि को 2% की ब्याज दर पर यदि ब्याज में दिया जाए ना, तो वह राशि 2.5 वर्ष में उस ब्याज के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया था जो मैंने करवाया था। दूसरा क्वेश्चन हमारे रामनिवास जी ने करवाया था। क्योंकि देखो, एक रियलिटी है जो मोस्टली मैं मेरी बता रहा हूँ, और मैं देखो मेरा एक रूल है, जो चीज़ नहीं आए उसके लिए बिल्कुल साफ मना कर दो। ऐसे नहीं कि बच्चों को कंफ्यूज में डालो, किसी को कंफ्यूज में डालो। वो क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, जितना बेस्ट तरीके से वो समझा सकते थे, उतना बेस्ट तरीके से मैं नहीं समझा पाता, तो इसलिए वो क्वेश्चन उन्होंने किया था, ये क्वेश्चन मैं करता हूँ। अब आप बोल रहे होंगे कि सर फिर पूरा ही मैथ उनसे करवा दूँ। देखो, हर आदमी की खुद की लाइफ होती है, वो खुद के काम में बिजी है, मैं मेरे काम में। मैं उनको नहीं कह सकता कि आप मेरी सारी क्लास कंप्लीट करवाएं। तो जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, जिसको वो ज़्यादा बेस्ट तरीके से समझा सकते हैं, वो क्वेश्चन वो समझाएंगे। जो सिंपल हैं, जिनको नॉर्मली मैं बेस्ट समझा सकता हूँ, उनको मैं समझाऊंगा। देखो, क्वेश्चन था तीसरा। किसी थैले में 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 3:2:1 है। यदि कुल मिलाकर इसमें 60 रुपये हैं, ठीक है, तो उसमें 5 पैसे कितने, 5 पैसे के सिक्के कितने सिक्के हैं? ठीक है, देखो सबसे पहले लिखो, किसी थैले में 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, किसी थैले में सिक्के रखे हुए हैं, 5 पैसे का, 10 पैसे का और 25 पैसे का। उनका अनुपात कितना है? 3 अनुपात है, 2 अनुपात है, 1 अनुपात है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, 5 पैसे के सिक्का का अनुपात 3 है, 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2 है और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1 है। ठीक है, अब ये तो क्या है? ये हमारे क्या है? सिक्कों का अनुपात है, और ये हमारे पास पैसे हैं। समझ में आ गई? ये हमारे पास पैसे थे, ये हमारे पास सिक्कों का अनुपात था। इनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या जाएगी? टोटल पैसे आ जाएंगे हमारे पास कि भाई 5 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो कितने पैसे हो गए? टोटल 15 पैसे हो गए। ठीक है, इसके अलावा 10 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो कितने हो गए? 20 पैसे हो गए। 25 पैसे का 1 सिक्का है, तो टोटल पैसा कितना हो गया? 25 पैसा हो गया। यदि हम टोटल पैसे निकालें तो हमारे पास क्या निकल के आएंगे? इन तीनों को जोड़ दो। ठीक है, जब इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल पैसे आ जाएंगे कि भाई थैले में इतने पैसे। कितना निकल के आएगा? 60 निकल के आएगा। क्या है? 60 पैसे। ठीक है, टोटल थैले में हमारे पास कितने पैसे निकल के आए? 60 पैसे निकल के आए। क्वेश्चन को आगे पढ़ो। यदि कुल मिलाकर इसमें 60 रुपए, और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई यहाँ पर कुल मिला के टोटल 60 रुपए, और हमारे पास कितने आ रहे हैं? 60 पैसे आ रहे हैं।
कितना दे रखा है 60 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई थैले में कुल मिला के 60 रुपये हैं और हमारे पास क्या आ रहा है 60 पैसे आ रहे हैं। यदि इन 60 रुपये को हम पैसे में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा 6000 पैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 6000 पैसे हैं वो 60 पैसों का कितना गुना है 100 गुना है। ठीक है, जो 6000 पैसा है वो 60 पैसों का कितना है 100 गुना है, क्योंकि हमारे पास थैले में टोटल 60 पैसे आ रहे हैं इनका योग से और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 6000 पैसे होने चाहिए। तो जो हमारे पास पैसे हैं वो कुल पैसों का कितना परसेंट है 10% है, या फिर हमारे पास जितने पैसे हैं उनका 100 गुना अधिक कितना होता है 6000 होता है। तो हमारे पास 6000 पैसे होने चाहिए। तो डायरेक्टली निकालें तो 60 पैसे हमारे पास प्रेजेंट टाइम में यहाँ से सोल्व किया है हमने और 6000 पैसे हमारे यहाँ से होने चाहिए। तो कितना है जो ये 6000 वाली मनी है वो इन 60 पैसों का कितना है 100 गुना है। ठीक है, अब ये जो 100 गुना का रेशियो है यहाँ पर भी 100 गुना है, यहाँ पर भी 100 गुना है, यहाँ पर भी 100 गुना है, क्योंकि हमने जो ये 100 गुना का रेशियो है, जो ये 100 गुना का जो रेशियो है वो हमने कहाँ से निकाला है इस संख्या से निकाला है। और ये संख्या कहाँ से आई है ये संख्या ये इनसे आई है। ठीक है, तो ये जो 100 गुना का रेशियो है वो यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि 5 पैसे के सिक्के कितने हैं। ठीक है, क्या पूछा है 5 पैसे के सिक्के, 5 पैसे के कितने सिक्के हैं 3, यहाँ पर है 3 गुना 100, क्योंकि 100 गुना है कितना आ गया 300। थैले में कितने सिक्के हैं 300 सिक्के। इसी तरीके से निकलवा ले कि यहाँ पर दे देता 25 पैसे, 25 पैसे देता तो कितना होता 25 पैसे के सिक्के कितने एक का 100 गुना कितना हो गया 100। इसी तरीके से यदि यहाँ से निकलवाता इसका यहाँ पर कर देता 10 पैसे तो कितना होता 200। ठीक है, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है, बहुत शानदार से तरीके से, बहुत सिंपल से तरीके से। बिल्कुल सिंपल सा तरीका था, बहुत शानदार तरीका था। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ठीक है, पूरा मैथ करवाएंगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि x और y दो धनात्मक संख्याएं हैं और x y से 25% अधिक है तो y बटा x का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन को आसानी से पढ़ो, ये क्वेश्चन बहुत सारी बार रिपीट हो चुका है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत सारी बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया है। परसेंट का एक क्वेश्चन है वो भी सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला है, होता है हर बार रिपीट होता है मोस्टली। तो वो क्वेश्चन जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मैं वही सोल्व करवाऊंगा आपको। ये हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट है, क्वेश्चन है ये। मैथ का रूल है क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, संख्या लिखते जाओ। यदि x और y दो धनात्मक संख्या है, पहली बात x y क्या है धनात्मक संख्या मतलब धनात्मक है, इसका मतलब है ये ऋणात्मक नहीं है। जो मान है वो हम माइनस में नहीं ले सकते, मान केवल हम प्लस में। और x y से 25% अधिक है, देखो यहाँ पर लिखा है x, यहाँ पर लिखा y। ठीक है, क्या बोल रहा है कि x y से 25% अधिक है, x है जो y से 25% अधिक है। सपोज दैट हमने यहाँ पर y का मान 100 मान लिया, x का मान कितना आएगा 125 आएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, x y से 25% अधिक है, हमने y का मान 100 माना, x का मान 125 आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब चलो यहाँ पर क्या दिया हुआ है तो y बटा x का अनुपात। ठीक है, हमें क्या करना है, y का मान कितना है हमारे पास 100, x का मान 125, 25 से काटो कटेगा 4/5। ठीक है, ये हमारे पास 4/5 आ गया है। 4 में 5 का भाग दोगे, 2 भाग, सबसे पहले ऐसे ले लो आप भाग, 0 40 रुपये 8। ठीक है, कितना आएगा 0.8। यहाँ पर से आंसर क्या आएगा 0.8 आएगा। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था यहाँ पर आपको, केवल थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हमें आगे चलना था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब हम अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। हाँ, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 8:18 है। यदि दोनों संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 10:20 हो जाता है, तो दोनों संख्याएं क्या थी। देखो नेट में दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, एक तो ये क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, और एक दूसरा क्वेश्चन आता है परसेंट का जो मैं आगे सोल्व करवा दूंगा, वो क्वेश्चन रिपीट होता है। ये दो क्वेश्चन हैं जो सबसे ज़्यादा हर बार रिपीट होते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको।
इस क्वेश्चन का एक सीधा सा फॉर्मूला है, हम आपको सोल्व करवाते हैं। मैथ का रूल है, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, सोल्व करते जाओ। दो संख्याओं का अनुपात 8:18 है। हम कोई भी संख्या मान लेते हैं, x मान लिया, ठीक है। ये दो संख्याएं थी 8x और 18x, ठीक है। हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं 8/18, ठीक है। ये दो संख्याएं हैं, क्या दो संख्याएं हैं 8/18, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे हम आंसर नहीं निकाल सकते, दोनों के साथ x जोड़ देंगे। x जोड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो ये हो गई 8x/10x। ये कोई दो संख्याओं का अनुपात है। यदि दोनों संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाता है, यदि दोनों संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाता है, 10 ऊपर जोड़ो 10 नीचे जोड़ो जाए, तो अनुपात 10:20 हो जाता है, ठीक है। तो अनुपात 10:20 हो जाता है। ये हमारे पास क्वेश्चन से एक फॉर्मेट तैयार हो गया। अब इसको सोल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको इससे गुणा करोगे तो 160x + 200 बराबर 180x + 100, ठीक है। क्वेश्चन को आगे सोल्व करो। 160x, x की संख्याओं को एक साइड ले आओ, विदाउट x वाली संख्याओं को एक साइड। ये 180 इधर जाएगा तो माइनस का 180x हो जाएगा, जहाँ पर है 100। ये 200 प्लस का है, बराबर के साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसको हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया, x एक साइड और विदाउट x एक साइड। ध्यान रखना, यदि कोई संख्या इधर माइनस है, बराबर के इधर जाती है प्लस हो जाती है। यदि कोई संख्या इधर प्लस है, बराबर के इधर जाती है माइनस हो जाती है। ये रूल यहाँ पर फॉलो होता है। इस साइड से इस साइड जाओ, चाहे इस साइड से इस साइड जाओ, बात एक ही है। यहाँ पर कितना आएगा, 20x माइनस का बराबर माइनस का 100, माइनस से माइनस कट जाएगा। हमारे पास क्या बच गया है, 20x बराबर 100। x का मान निकालो, 100/20 कट जाएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब हमारे पास 5 आ गया, किसका मान, x का मान। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। हमारे पास संख्याएं क्या थी दोनों, 8x/18x थी। 8 × 5 18 × 5, ये हमारी वो दोनों संख्या होंगी। 8×5 40, 8×5 40 और 5 9। वो दोनों संख्याएं क्या होंगी, 40,90 होंगी, ठीक है। इस तरीके से सोल्व करना है। ये एक क्वेश्चन था। ऐसा एक क्वेश्चन दूसरे तरीके से बनाता है, वहां पर वो क्या करता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाता है और ये जोड़ की जगह गठा बोल देता है, वो गठाना, ठीक है। गठा क्या करता है, गठा दिया जाता है। दो संख्याओं का अनुपात 8:18 है। यदि दोनों संख्याओं में 10 गठा दिया जाए तो अनुपात 10:20 हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने 10 पहले जोड़े थे, अब यहाँ पर आप 10 गठा दो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। अब इसको आगे आप उसी तरीके से सोल्व कर लो, बिल्कुल इसके आगे आपको सोल्व करना है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन यहाँ तक ही था, इसके आगे बिल्कुल सेम प्रोसेस है, सारी यहाँ से आगे बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो दोनों संख्याओं में 10 जोड़ा तो हमने जोड़ दिया, यहाँ पर 10 गठा है तो हमने 10 गठा दिया यहाँ पर। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। मैक्सिमम 1 मिनट में आंसर निकाल सकते हो, मैक्सिमम 1 मिनट। वैसे जो सीजीएल की तैयारी करते हैं वो तो इस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में सोल्व करते हैं। 10 सेकंड का भी टाइम नहीं लिखते, क्योंकि वहाँ पर टाइम ही बहुत कम मिलता है। 100 क्वेश्चनों को 1 घंटे में करना होता है। टाइम का रेशो निकाल सकते हो, जिसमें बहुत लंबी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा एक सिंपल से फॉर्मूला वाला क्वेश्चन था, कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाओ, 100% सही करोगे। अब लेके आते हैं हम आपके लिए दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यदि 0.75x बराबर 0.02y हो तो y - x/y + x का मान होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करवा देता हूँ मैं। इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं है, और बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आता है। क्योंकि देखो, ध्यान रखना, टोटल 10 पेपर होंगे। आपको भी पता है ऑनलाइन पेपर है, टोटल 10 पेपर होंगे। हर पेपर में एक मैथ का क्वेश्चन आएगा, तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो तैयार करने ही हमें, 10 तरीके के क्वेश्चन तो तैयार करने ही है। डिपेंड करता है वो 10 क्वेश्चन कौन सा तैयार कर रहे हो। एक वो क्वेश्चन तैयार कर रहे हो जो आने का चांस है, जो रिपीट होते जा रहे हैं, या आप वो क्वेश्चन तैयार कर रहे हो जो कभी कभार ही आए हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है।
मैंने एक क्वेश्चन में बताया था आपको कोई भी संख्या को अनुपात में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसको आप अनुपात में बदलोगे तो 0/75। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स वाई को ले लो, ठीक है। इसको अनुपात में बदलना है, इस संख्या को अनुपात में बदलना है। तो देखो यहाँ पर दोनों में फोकस करो, x/y ले लिया। अब आप संख्याओं को सामने कैसे लगाओगे, x के साथ 75 है, 75 आना चाहिए। 75 x के साथ कब आ सकता है, जब हम 0.75 को नीचे लिखेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इस तरीके से, ठीक है। और y के साथ 0.02 कब आ सकता है, जब इसको हम ऊपर लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा अनुपात। अब इन दोनों का आप गुना करोगे तो 0.75x इक्वल 0.02y आएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास x का मान और y का मान, दोनों का मान आ गया। बिल्कुल क्या करो, इस क्वेश्चन को और भी सोल्व करने के लिए आप क्या करो, इन जो पॉइंट हैं इन पॉइंटों को हटा दो। पॉइंटों को हटाने का देखो एक सिंपल सा तरीका तो ये है, बिल्कुल जब हम छोटी क्लासों में थे वहाँ पर फॉलो करते थे। फॉलो क्या करते थे, दोनों संख्याओं को हमने 100 से गुना कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 75, ठीक है। दोनों संख्याओं को 100 से गुना कर दिया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा दो, थोड़ा सा लेवल का, 100 से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट दिमाग में करो, 100 से मल्टीप्लाई हटाओ। हमारे पास संख्या आ गई विदाउट पॉइंट वाली 2/75। अब इसको इस फॉर्मेट में फिल करो, 75 - 2 अपॉन 75 + 2, 73/77। अब इसको देखो, आप ऑप्शन में देखो क्या ऑप्शन में आंसर पॉइंटों में है या फिर डायरेक्ट कहेंगे। यदि आंसर यहाँ तक हो तो यहाँ तक करो, पॉइंटों में है तो इसको आगे सोल्व कर लो। आगे डिवाइड करना आपको आता होगा, ठीक है। अब हम फिर लेके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीका दूसरा शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7वां। यदि 5 संख्याओं का औसत -20 है, क्या है, -20 है, और उनमें से 3 संख्याओं का योग 32 हो, तो अन्य 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, नीचे सॉल्व करते जाओ। सबसे पहले पढ़ी आपने कि 5 संख्याओं का औसत 20 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है, 20। टोटल निकालोगे, क्या करोगे, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 आएगा, ठीक है। हमारे पास टोटल संख्या कितनी आ गई, 100 आ गई। औसत निकालना आता होगा भाई, यहाँ पर है कि एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं आपके, 20 आ रहे हैं। टोटल मार्क्स कितने आ गए आपके पास, 100 आ गए। 5 कैंडिडेटों के टोटल मार्क्स कितने आए, 100 आए। यहाँ पर माइनस में 20 था, तो यहाँ पर जो आंसर है वो 20 है। देखो दोबारा से बता रहा हूँ, 5 संख्याओं का का औसत है वो कितना है, -20 है। टोटल निकालेंगे तो 5 × -20, तो यहाँ पर आएगा -100। इसका ध्यान में रखना है आपको, जो ये माइनस है ना, ये आपकी गड़बड़ करवाएगा आगे। उनमें से 3 संख्याओं का योग 32 है भाई, 3 संख्याओं का योग कितना है, 32 है, ठीक है। 3 संख्याओं का योग कितना है, 32 है। ये प्लस का 32 है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। अब अन्य 2 संख्याओं का औसत निकालना है। आपके पास टोटल 5 संख्याओं का योग कितना था, 100 था, कितना, -100 था, और 3 संख्याओं का योग कितना है, 32 है। यदि 5 संख्याओं के योग में से हम 3 संख्याओं का योग निकाल देंगे तो हमारे पास 2 संख्याओं का योग बच जाएगा। 3 संख्याओं का योग कितना है यहाँ पर, -100। उसमें से हम कम करते हैं 3 संख्याओं का योग। 5 संख्याओं का योग कितना है, -100, उसमें से हम 3 संख्याओं का योग घटा देते हैं 32। -100 में से हम -32 घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आप सभी को पता है। यहाँ पर आएगा 132। यह ध्यान में रखना, माइनस में से माइनस घटाते हैं तो वो संख्या प्लस में आती है। -100 में से -32 घटाओगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा। इस तरीके से देखो, -100 बचपन में ऐसे करते थे हम, ये माइनस माइनस करके प्लस हो जाता था और यहाँ पर 132 आ जाता था। ऐसे किया था ना आप सभी ने बचपन में, 5th क्लास तक हम ऐसे सोल्व करते थे। हमारे पास कितना आया, 132 आया। अब ये 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, कुल योग कितना है, 132 है। ये जो अनुपात आया है, ये जो संख्या आई है, वो क्या है, 2 संख्याओं का योग है। अब हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत के लिए हम क्या करेंगे, 132 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 कितना आएगा, 66 आएगा। ये 66 कैसा आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस हट गया था, 132 के साथ ये माइनस हट गया था, आगे सारा का सारा प्लस में आएगा। औसत का क्वेश्चन भी हमारे रिपीट होता रहता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना।
इसी वीडियो में मैं करंट का उसका रीजनिंग का वीडियो कराऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का भी कराऊंगा। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, बिल्कुल मिस मत करना। यहाँ से टोटल 15 नंबर का मटेरियल आएगा, वो सॉरी 30 नंबर का मटेरियल आएगा। टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे जो 30 नंबर के रहेंगे, इसी से बिलोंग करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कर देना, ध्यान में रखना है, एक भी क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, छूटना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल लास्ट तक देखते रहो। देखो मैथ का जो पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लेके आए हैं लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन। देखो लॉजिकल रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन वैसे होते हैं जो हमारे मोस्टली सभी के सही हो जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान सा है, मोस्टली सभी का सही हो जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है। एक क्वेश्चन समझाऊंगा, बिल्कुल उसी तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, उसी तरीके से फॉलो करना है। किसी भी हालत में इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे आप, ऐसा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। बिल्कुल रूल एक सिंपल सा रूल है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसको फॉलो करना है। पहला, सबसे पहले आधार वाक्य दिए हुए हैं 2, सभी फैन ट्यूब है। हमने क्या बनाया, सबसे पहले फैन बनाया। इस गोले में सभी के सभी फैन है, सभी फैन ट्यूब है। तो ये भाई सभी फैन है ना, जो क्या है ट्यूब है। ठीक है, सभी फैन ट्यूब है, पहली बात सभी फैन ट्यूब है। दूसरी बात बल्ब ट्यूब नहीं है, बल्ब ट्यूब नहीं है, ये क्या है बल्ब है। तो ये जो बल्ब है वो क्या है ट्यूब नहीं है। बल्ब ट्यूब नहीं है तो बल्ब ट्यूब नहीं है तो बल्ब फैन भी नहीं हो सकता। ये इस तरीके से डायग्राम बन गए। यदि क्वेश्चन आता कि बल्ब फैन नहीं है तो हमारा डायग्राम क्या बनता, क्योंकि बल्ब फैन नहीं है, ट्यूब तो हो सकता है ना, ऐसा होता। इस तरीके से आप डायग्राम बनाते जाओ, क्वेश्चनों को पढ़ते जाओ। हमने यहाँ तक डायग्राम बनाया इसका। इस क्वेश्चन में ये 2 डायग्राम बन गए हमारे पास कि बल्ब है जो ट्यूब नहीं है। अब निष्कर्ष पढ़ो, ये डायग्राम बन गया, अब निष्कर्ष पढ़ो। पंखे बल्ब नहीं है, भाई जो पंखा है वो बल्ब नहीं है, बात बिल्कुल सही है। पंखा अलग है, बल्ब नहीं अलग है, तो पंखा बल्ब नहीं है, बात सही है। सभी ट्यूब पंखे हैं, सभी ट्यूब पंखे हैं, ये बात गलत है। भाई जो इस एरिया में ट्यूब आ रही है ना, वो ट्यूब भी पंखा हो सकती है। इस एरिया में फैन फैला ही नहीं हुआ है, जो ये एरिया है इसमें फैन है ही नहीं, तो इस एरिया को कैसे कवर कर सकता है, फैन नहीं कर सकता ना। तो सभी ट्यूब फैन है, ये बात गलत है, क्योंकि सभी ट्यूब हैं जो फैन नहीं है, क्योंकि सभी ट्यूब जो इस एरिया की जो ट्यूब है ना वो ही फैन है। इस एरिया की ट्यूब ही फैन है, बाकी जो ये खाली एरिया बचा हुआ है इसकी जो ट्यूब है वो फैन नहीं है। दूसरी बात गलत, पंखे ट्यूब है, पंखे है जो ट्यूब है, बिल्कुल सही है। ये सारे पंखे ट्यूब है, ट्यूब का एरिया बड़ा है, फैन का छोटा है, तो सारे पंखे क्या है ट्यूब है। तीसरी बात से कोई भी ट्यूब बल्ब नहीं है, कोई भी ट्यूब बल्ब नहीं है, बात बिल्कुल सही, बात बिल्कुल सही कि कोई भी ट्यूब बल्ब नहीं है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है, फिर करना है। मैं यहाँ पर लेंथी वीडियो नहीं बना रहा, आपको केवल समझा रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सको। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम बना के ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। अब अगला क्वेश्चन लेके आते हैं हम आपके लिए। अब लेके आया हूँ मैं रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। देखो लॉजिकल रीजनिंग के और बाकी क्वेश्चन आप खुद आराम से सोल्व कर सकते हो। एक निगमनात्मक आगमनात्मक 2 टॉपिक बचे हुए, डिडक्टिव मेथड इनडिडक्टिव मेथड, वो मैं आगे समझाऊंगा। एक सादृश्यता का क्वेश्चन है, किसका सादृश्यता का, जो भी बार बार रिपीट होता है, वो भी मैं आगे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उसमें समझाऊंगा। यहाँ पर हम बात करते हैं अब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, क्योंकि रीजनिंग में और क्वेश्चन आते हैं जैसे कोडिंग का है, डिकोडिंग का है, ये सारा मैंने समझा दिया है। ठीक है, कोडिंग है, डिकोडिंग है, नंबर सिस्टम है, नंबर सीरीज है, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग में और भी टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने सारे के सारे समझा दिए। वो सारे के सारे क्वेश्चनों का जो लिंक है, उन सभी क्वेश्चनों के जो वीडियो का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको करंट के वीडियो का भी लिंक मिलेगा, अध्ययन बोध को कैसे सोल्व करें उसका भी लिंक मिलेगा, और DI, GK और मैथ, इन तीनों की वीडियो का भी लिंक मिलेगा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं ब्लड रिलेशन का, बाकी मैंने कंप्लीट करवा दिया, ये भी करवा दिया वैसे, लेकिन यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता है इसलिए मैं लेके आऊँगी। देखो, अजय ने अपने पुत्र मोहन की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहा। सबसे पहले अजय, रियल में मेरा नाम आ गया, ठीक है अजय, ये मेरा नकली पुत्र हो गया मोहन, क्योंकि ये मेरा एक नकली पुत्र हो गया मोहन।
करते हुए एक औरत से कहा कि उसकी माँ, एक औरत से कहा, सपोज दैट हमने यहाँ पर औरत खड़ी कर दी है, ठीक है, अजय के साइड में एक औरत खड़ी हुई है। एक औरत से कहा इसकी माँ, उसकी माँ, तुम्हारी माँ, मोहन की माँ। सपोज दैट जब बेटा नकली है तो माँ भी नकली मान लेते हैं। मोहन की माँ कौन है? पूजा है। सपोज दैट हमने ये भी नकली माना है। उसकी माँ, तुम्हारी माँ की, इसकी माँ कौन है? इस औरत की माँ सपोज दैट संतोष है, ये भी नकली है। कौन है? संतोष है। संतोष को हटाओ एक बार, वैसे समझो एक बात। देखो दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन लेके आए हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे कि लॉजिकल रीजनिंग का एक ही क्वेश्चन करवाया हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं 3-4 वीडियो लॉजिकल रीजनिंग के बना दिया। इसके अलावा मैं DI भी पढ़ा दिया। मैथ के कुछ क्वेश्चन थे जो रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैंने मैथ के 7-8 क्वेश्चन बनाए हैं। इसके अलावा 1-2 वीडियो और बने हुए मैथ के। DI 4-5 प्रकार का, जितना भी प्रकार का DI होता है उनके सभी के एक वीडियोस। इसके अलावा रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारा मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया। और अब ब्लड रिलेशन का भी मैंने वीडियो बना दिया वैसे, लेकिन अब मैं एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ ब्लड रिलेशन का, क्योंकि ब्लड रिलेशन से हर बार क्वेश्चन पुटअप होता रहता है। और जो मेरे जितने भी वीडियो बता रहा हूँ मैं, मैथ के जितने भी वीडियो बता रहा हूँ, DI के वीडियो बता रहा हूँ, और रीजनिंग के वीडियो बता रहा हूँ, और लॉजिकल रीजनिंग के, इन चारों यूनिट के जो वीडियोज हैं उनका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। प्लेलिस्ट है लिंक, उसमें 8-10 या 10-12 वीडियो पड़े हुए हैं, उनको देखना जरूर, क्योंकि ये जो मटेरियल है वो 30 नंबर का है। कितने का है? 30 नंबर का है। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में करंट का वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, तो करंट का वीडियो भी देखना। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में किसका लिंक पड़ा हुआ है? अध्ययन बोध को कैसे सोल्व करें, उसका लिंक पड़ा हुआ है, उसको भी देखना, ठीक है। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन लेके आते हैं, बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा, ठीक है। और आप मेरे जो लिंक पड़े हुए हैं उन सभी को देखना। करंट का वीडियो स्पेशली देखना, अध्ययन बोध का स्पेशली देखना, चाहो तो प्लेलिस्ट को देख लेना। बाकी आपको लग रहा है कि हमें स्ट्रॉन्ग है मैथ वगैरह तो मत देखना, लेकिन उन दोनों को देखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ। अजय ने अपने पुत्र, सपोज दैट रियल में नाम आ गया है मेरा ये अजय। अजय ने अपने पुत्र मोहन की, ये मेरा नकली पुत्र है, कौन? मोहन। मैंने कोष्टक में पुत्र लिख दिया जिससे मैं भूलूं नहीं, ये मेरा पुत्र ही है। तो अजय का ने अपने पुत्र मोहन की तस्वीर की और इंगित करते हुए, नकली पुत्र है। एक औरत से कहा, ये कोई औरत है भाई, ठीक है, ये कौन है? औरत है। औरत से कहा उसकी माँ तुम्हारी माँ की। एक औरत से कहा कि उसकी माँ, किसकी माँ? मोहन की माँ। ये कौन है? मोहन की माँ है, ठीक है, मोहन की माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। इस औरत की माँ इकलौती पुत्री है, ठीक है। आप बताओ कि उस औरत का अजय से क्या संबंध है। ये हमारा डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, रियल लाइफ पर चले जाओ। जहाँ पर अजय, मैं खुद, मेरा रियल नाम है अजय, ये मेरा पुत्र का नाम है, ठीक है, मोहन। मोहन की माँ का नाम है, सपोज दैट मैंने पूजा मान लिया, ठीक है। मोहन की माँ का नाम क्या है? पूजा। पूजा की मम्मी का नाम क्या है? सपोज दैट यहाँ पर मैं संतोष मान लेता हूँ, ठीक है, संतोष मान लिया। और संतोष की पुत्री का नाम क्या है? क्योंकि ये इसकी माँ है, तो संतोष की पुत्री का नाम क्या है? पूजा। समझ में आ गया ना भाई? मोहन मेरा बेटा, मोहन की माँ पूजा, रियल लाइफ में पूजा की माँ संतोष, अपनी रियल लाइफ में लेके चलो। बाकी ये मेरे लिए सारे सारे डुप्लीकेट नाम है। उसके बाद पूजा की माँ कौन? संतोष, और संतोष की बेटी कौन? पूजा। अब यहाँ पर पूछा है कि औरत का अजय से क्या संबंध है, तो बताओ। और ये जो पूजा है ये मेरी क्या है? वाइफ है। इस तरीके से अपनी खुद की लाइफ पर लो, खुद हीरो बनो, यहाँ पर खुद की लाइफ पर लो इस सारे डायग्राम को, खुद की लाइफ पर। जैसे मैंने लिया अजय, फिर मेरा पुत्र मोहन, फिर मोहन की माँ पूजा, पूजा का माँ कौन? संतोष, संतोष की बेटी कौन? पूजा। तो मेरे में और पूजा में क्या संबंध है? हस्बैंड वाइफ का है,
ठीक है, तो इस तरीके से हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अब बात आई आगे, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई और मैथ, ये चारों टॉपिक कंप्लीट। इसके अलावा अध्ययन बोध कैसे सोल्व करें, वहाँ पर अच्छा स्कोर कैसे करें, ये कंप्लीट। क्योंकि इन सभी के वीडियो के जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उसको ज़रूर देखना, कोई वीडियो मिस नहीं करना है। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, हमारे साथ जुड़ जाओ, ठीक है। जो समस्या है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। इसके अलावा ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको कहीं समस्या है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7891350470, ठीक है। थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं हम अपनी बिल्कुल रेगुलर क्लासेस में। मेरा मॉर्निंग को लाइव होता है 10 बजे, रात को लाइव होता है 10 बजे। फर्स्ट पेपर के 2 लाइव, एक मॉर्निंग में 10 बजे, एक नाइट को 10 बजे। ज्योग्राफी के 2 लाइव, एक दोपहर को 2 बजे, एक शाम को 6:30 बजे, ठीक है। सभी लाइव आओ, अच्छी तरीके से क्लासेज का एंजॉय करो। थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।